चल रहा है। एक न्यूज जो निकल कर आ रही है जिसकी वजह से आपको आज जो है यस बैंक गिरता हुआ ऐसे और जेपी मॉर्गन ने टाटा स्टील को अच्छी बेहतर स्थिति में आका है। वो किस लिए आका है, ये आज की न्यूज है। बात करेंगे टाटा स्टील की, और टाटा स्टील में जैसे ही रंगीनता हमें नजर आ जाती है तो हम ना बिल्कुल हरे IRFC में कूद कूद के बताते हो तो शेयर तो 33 में मिल रहा है ना, कि अगर ये शेयर आपको मजबूत तेजी की तरफ है उसे आप तेजी वाले शेयरों के साथ नहीं रख सकते, उसे रखना पड़ेगा आपको हौले हौले शेयरों के साथ जुटाएंगे। अब मकसद ये है कि अडानी इंटरप्राइजेस इस पैसे को कहां लगाएगा। FPO लाना एक ऐसा काम मिल रहा है जिसकी वजह से सरकार बन भी जाती है और सरकार नहीं भी बनती, तो एक ऐसी कैलकुलेशन के झुनझुनवाला हो चाहे आप हो, सबके पोर्टफोलियो में अगर 40 शेयर है ना तो 20 तो लॉस में हमें दुनिया में खोना सिर्फ सपनों में अच्छा लगता है। हकीकत में और शेयर मार्केट में अगर हम सपनों के पुल बनाते रहे ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से, और आज बात करेंगे सर टाटा स्टील IRFC और बात करेंगे सर यस बैंक और अडानी इंटरप्राइजेस और BEL की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सपनों की दुनिया में खोना सिर्फ सपनों में अच्छा लगता है। हकीकत में और शेयर मार्केट में अगर हम सपनों के पुल बनाते रहे ना तो ध्यान रखना हमारे कहीं ना कहीं वो पुल टूटते जाएंगे। आपको अपना प्रॉफिट अपना लॉस ही सबसे ज़्यादा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, बल्कि दूसरों का लॉस दूसरों का प्रॉफिट देखकर खुश और दुख होना बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। तक के शेयर मार्केट के आपको वो चालाकी वाले गुण नहीं आएंगे, न्यूज में साइकोलॉजी को देखने के अपने वजूद नहीं पता लगेंगे, तब तक के मार्केट में कुछ भी हमें हासिल होने वाला नहीं है। अब आप लोग कहते होंगे कि सर आप हमें इतना ज्ञान देते हो तो आपके पोर्टफोलियो में कभी लॉस तो होया है या नहीं हुआ है, या आप प्रॉफिट कमाते हो, जैसे आप बोलते हो जी आप तो निकल जाते हो जल्दी से किसी चीज़ से भी। तो ध्यान रखना सर, मैं हूँ चाहे राकेश झुनझुनवाला हो चाहे आप हो, सबके पोर्टफोलियो में अगर 40 शेयर है ना तो 20 तो लॉस में हमेशा रहेंगे। ध्यान रखना कि हम सटीकता तक एनालाइज करके उसकी लंबी दूरी तक उसका प्रतिफल निकालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं कि आज खरीदते ही कल को उसे प्रॉफिट में देखने की प्रतिफल निकालने की कोशिश हम करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो मेरे 20 स्टॉक में मुझे लॉस है ना, आने वाले दिनों में मैं उसमें से प्रॉफिट ले लूँगा और दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं से मुझे प्रॉफिट निकल कर आ ही जाता है। अब इस क्षमता को तो मैं अपनी एनालाइज और अपनी सटीकता से ही बनाता हूँ जिस तरीके की मेरी साइकोलॉजी होती है। कई ऐसे शेयर जो मुझे पहले लॉस दे रहे थे, जैसे भेल हो गया, भेल मुझे भी लॉस दे रहा था तो मैं उसमें से निकल जाता, लेकिन मैं कब निकला उसके अंदर से, जब मुझे उसके अंदर प्रॉफिट हुआ। यानी कि मैं कि अपने धैर्य के साथ साथ मैं दूसरों के धैर्य से भी जीत जाता हूं, इसलिए मैं अपने लॉस वाले शेयरों को उसके अंदर एक एनालाइज करके रखता हूं ताकि आगे जाकर वो मुझे प्रॉफिट दे। तो सपनों की दुनिया में खोना छोड़ो और हकीकत में जो आपका लॉस है उसके अंदर कौन कौन सी न्यूज आ रही है, वो कितने सालों में महीनों में पूरा होगा, उसकी एनालाइज अपने द्वारा करनी चाहिए। और ख़रीदते ही शेयरों में प्रॉफिट देखने की मंशा हमें त्यागनी चाहिए। बड़े बड़े लोग जितने भी हैं ना सर, सब में किसी ना किसी शेयरों में प्रॉफिट या लॉस उनका होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ रहा है जी, लॉस आ ही नहीं रहा है। तो लॉस मेरा भी आता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं उससे जीत जाता हूं, लेकिन मैं लॉस कभी बुक नहीं करता, ये मैं आपको बता दूं सर। बात करेंगे टाटा स्टील की, और टाटा स्टील में जैसे ही रंगीनता हमें नज़र आ जाती है तो हम ना बिल्कुल हरे हरे हो जाते हैं। ध्यान रखना टाटा स्टील का उद्देश्य आज का नहीं है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इनका उद्देश्य आने वाले फ्यूचर का है जिसके लिए बेहतर काम करेंगे। स्टॉक में कुछ भी गलत ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा काम
काम नहीं करता, या इसके फंडामेंटल ख़राब हो, या इसको ऑर्डर नहीं मिल रहा हो, या इनकी परियोजना कुछ बेकार हो, तो सारी परियोजना सब कुछ इस शेयर में अच्छा है, पर इसके शेयर प्राइस को आपको बढ़ते कदमों के साथ नहीं आंकना चाहिए, आंकना चाहिए इनकी परियोजना के साथ साथ। जिस तरीके से टाटा स्टील अपनी अलग परियोजना यानी कि अपनी फ्यूचर की एक हाइपर लूप में एक दृष्टि बना रहा है, जिसके अंदर ये अलग कैप्सूल नुमा अपने सफ़र को तय करेगा और दूसरे के सफ़र को उसके अंदर तय करने की कोशिश में टाटा स्टील लग गया है। हाइपर लूप के बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बताता गया हूं, लेकिन ज़्यादा ही ज़्यादा इसकी न्यूज़ निकलकर टाटा स्टील के द्वारा आ रही है कि ये इस टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए एक कैप्सूल नुमा एक पाइप होता है, उसके अंदर यात्री सामान जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। जिस तरह से जहाज से, पानी से, हवा से और आपका रेल से, बाइक से, जिस तरीके से भी साधन होते हैं आने जाने के, ये उसके अलग साधन है। हाइपरलूप उसके टेक्नोलॉजी पर टाटा स्टील काम कर रहा है। अब इस टेक्नोलॉजी को देखकर आप इसमें तेजी कल परसों में देख रहे हैं, बिल्कुल गलत है। 10 साल समझकर चलो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ इस टेक्नोलॉजी में। तो आपको बताना है कि टाटा स्टील अच्छा है, पर उस हिसाब से अच्छा नहीं कि आप इसमें से जल्दी जल्दी से बस करोड़पति बनोगे। जी करोड़पति कोई भी शेयर आपको बनाने वाला नहीं है। तो न्यूज़ को समझो, फ्यूचर को समझो कि कब तक की वो दूरी होने वाली है। सर ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से ELSA और JP मॉर्गन ने टाटा स्टील को अच्छी बेहतर स्थिति में आका है, वो किस लिए आका है, ये आज की न्यूज़ है। उन्होंने आका है जिस तरीके से बाजार खुल गए हैं, कहाँ के, चाइना के। चाइना में जिस तरीके से कोविड में ढील दी गई और मेटल के सेक्टरों में जैसे बाहर चाइना के इस कदम से आई, तो उसको आका है 2 बड़े फर्मों ने और कहा है कि इसके वजह से टाटा स्टील अच्छी बेहतर स्थिति में है। और इससे पहले जब मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि चाइना में 60,000 जो कोविड के कारण मर गए, पर उसमें अभी गंभीरता से कोई भी कड़े कदम उठाते हुए कोई भी देश नहीं दिखा है। लेकिन इतनी ज़्यादा कोविड की न्यूज़ जो आपको अब निकल के फिर से आ रही है, तो जो ब्रोकरेज फर्म वाले अपने एनालाइज के थ्रू ये बता रहे हैं कि चाइना की डील से टाटा स्टील उज्ज्वलता की तरफ है। तो कल को अगर चाइना ने कड़े कदम अपनाए तो टाटा स्टील का फिर क्या होगा। तो हाल ही के लिए तो वो अच्छा हो सकता है, बाद के लिए वो ख़राब हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए टाटा स्टील बहुत अच्छा है। तो पकड़ो चीज़ों को, जब तक हम पकड़ेंगे नहीं किसी चीज़ को, चाल को नहीं पकड़ेंगे, समझेंगे नहीं, और तब तक हमें शेयर मार्केट से कुछ नहीं मिलेगा। तो 2 बड़े ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि चीन की स्थिति के हिसाब से टाटा स्टील अच्छा हुआ है। जिस तरीके से वहाँ मेटल सेक्टर में बाहरें आ रही हैं, फिर आपको ये चीन से जुड़ता हुआ ये शेयर टाटा स्टील फिलहाल दिख रहा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ये तो अलग तरीके से। लेकिन कल को अगर चाइना में सख्त कदम उठे, फिर कोविड नीति जो उनकी थी उनमें सख्त चीज़ें कुछ हुई, लॉकडाउन लगे, तो एक सोचने की अवधि हमें आगे के लिए मजबूत करता है। बात करेंगे IRFC की। IRFC मैंने आपको कई बार कहा था कि जब ये आपको तेज़ी दिखाता है ना, तो समझ लो हमें अपने प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रेलवे में जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो रहा है, रेलवे में ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण हो रहा है, तो आपको रेलवे में ज़्यादा बाहरें आती हुई नज़र आई हैं। बजट में भी कुछ रेलवे के लिए कुछ और अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कुछ दिनों में आपको न्यूज़ से तेज़ी आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि की तेज़ी आपको रेलवे के शेयर 2 साल बाद दिखाएंगे। क्योंकि RBL ने 1 लाख करोड़ की जो ऑर्डर बुक की बात की थी, वो आंक लो इसको कि ये 2 साल की है। और IRFC जिस तरीके से रेलवे को भी फाइनेंस करता है, तो ये अपने आप में एक मजबूत कंपनी है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए ये मजबूत है। फिलहाल के लिए डिविडेंड के माध्यम से शेयर है। जितने भी लोग आपको IRFC में कूद के बताते हो, तो शेयर तो 33 में मिल रहा है ना, कि अगर ये शेयर आपको मजबूत है, अगर ये शेयर आपको करोड़पति जल्दी बनाएगा, तो ये 33 रुपये में आपको शेयर मिलता है। क्यों आप खरीदोगे क्या इस शेयर को, या हम खरीदेंगे? इसे तो बड़े बड़े लोग लेके खरीद लेंगे।
तो जब भी आपको तेजी के माहौल कुछ ऐसे शेयरों में दिखे जिसका काम बहुत अच्छा है, उसके अंदर अपनी प्रॉफिट की भावना अपने द्वारा बनानी चाहिए। और कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर आपको अपने शेयरों को मल्टीबैगर देखना है तो अपना एक डीमैट अकाउंट अलग से खुलाइए, नया खुलाइए, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंजल वन का। इससे होता क्या है सर कि जो आपकी मंशा बहुत तेजी की तरफ है उसे आप तेजी वाले शेयरों के साथ नहीं रख सकते, उसे रखना पड़ेगा आपको हौले हौले शेयरों के साथ, यानी कि अलग तरीके से रखना पड़ेगा जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दूर तक जाने की उसकी तमन्ना है। दोनों डीमैट अकाउंट में एक जैसे शेयर खरीदिए, जिसमें से प्रॉफिट पहले आ रहा है उस प्रॉफिट में से उसे निकाल दीजिए, फिर उस प्रॉफिट को उसी शेयर को दूसरे डीमैट अकाउंट में खरीद लीजिए। एक ये नियम बनाइए और मेरे लिंक से डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसे खोलिए, उससे आप अपना अकाउंट खोलिए और फिर अपना जो बाहर है ना ऐसे शेयरों में देखिए जिसको आपको फ्यूचर में देखना हो। तो इस तरीके से भी शेयर मार्केट में जीता जाएगा। IRFC में से जिस तरीके से सरकार की इसके अंदर सबसे बड़ी प्रमोटर इसके अंदर है, इनकी होल्डिंग 86.36% है। और कुछ महीने पहले आपको एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि सरकार इसके अंदर से 11% का स्टेक सेल करना चाह रही है, यानी कि वो विनिवेश की एक स्थिति के द्वारा अपना 11% का स्टेक वित्त वर्ष 2023-24 में निकालने की कोशिश करेगी और अपने स्टेक को 75% पर लाने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ज़्यादा जो स्टेक सरकार का है, लेकिन 75% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लोग उस चीज़ से डर रहे हैं कि सरकार 11% निकालेगी इसके अंदर से, तो वो उस चीज़ को भूल जाओ सर। सरकार किसी दूसरे निवेशकों को भी अपनी होल्डिंग को बेच सकती है। सरकार की मंशा क्या है वो देखो, सरकार की मंशा है अपने होल्डिंग को 75% करना। जितना बेच रही है ना उस पर ध्यान मत दो, सरकार कितना रख रही है उस पर ध्यान देकर इस शेयर को होल्ड करो सर, ये गोल्ड बना देगा। और जब तक ये गोल्ड नहीं बनता ये डिविडेंड से आपको मौज मस्ती करा देगा। तो इस शेयर को इस अनुसार आपको रखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। अब बात करते हैं BEL की, और सर BEL की बात इसलिए भी करेंगे कि एक फर्म ने इसके जो टारगेट 112 रुपए के दे दिए हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और 99.5 के इसके स्टॉप लॉस दे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं BEL आपको पहले ही इतना मजबूती की तरफ दिख रहा है। BEL को एक ऐसा काम मिल रहा है जिसकी वजह से सरकार बन भी जाती है और सरकार नहीं भी बनती। तो एक ऐसी कैलकुलेशन के अनुसार BEL आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो क्या चीज है जो BEL को इस काम के लिए 13,000 करोड़ रुपए करीब की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा मिल गई है। आपको याद होगा सर कि 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए कुछ मशीनें जो इस तरह की चल रही उसी तरीके की मशीनें और बनाई जाएगी, और जो ख़राब है उसको भी रिपेयर या दोबारा से बनाने का जो भी ठेका किसको मिला है, BEL को मिला है। और फंड की मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है। BEL कर रहा है, यानी कि ये EVM मशीन बनाएगा। EVM मशीन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो बना रहा है बहुत बढ़िया तरीके से बनाएगा, वो बनाएगा BEL। तो ये शेयर आपको बहुत मजबूत है। रक्षा के साथ साथ सरकार भी BEL करेगा, तो बहुत ही पॉजिटिव संकेत मुझे BEL में लग रहे हैं। एक न्यूज मैंने आपको बताई थी कि अमेरिका स्थित एक कंपनी है जो ट्राइटन नामक कंपनी है, जिसके लिए टू व्हीलर के लिए BEL 300 किलोवाट की बैटरी, लिथियम बैटरी बनाने का काम कर रहा है। ये बहुत पॉजिटिव संकेत है जो इस साल से शुरू होने वाला है। और फिर मैंने आपको कहा था कि ट्राइटन कंपनी जो है भुज गुजरात में अपना एक प्लांट लेने की कोशिश कर रही है, जिसकी मंजूरी गुजरात की तरफ से भी इसको जल्दी मिलने वाली है। अब उसके अंदर ये काम क्या करेगा, मैंने आपको बताया था, उसके अंदर ये EV बनाएगा, ट्रक EV कार बनाएगा, EV बसें बनाएगा। इस तरीके का काम कौन करेगा, ट्राइटन करेगा। और मैंने कहा था कि क्या पता जब ये टू व्हीलर के लिए अपनी बैटरी बना रहा है, BEL को ये ऑर्डर दे रहा है, तो हो सकता है ये अपने ट्रक बस के लिए भी बैटरी बनाने का काम BEL को दे। लेकिन हमें पता नहीं था। एक न्यूज़ निकल कर जो पुरानी थी, 16 मई को एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि ट्राइटन अपने EV ट्रक के लिए, पुरानी न्यूज़ है लेकिन ये जितना भी काम होगा ना, जिसके लिए अभी इनको भुज में ये प्लांट मिल रहा है, उसमें ये काम होगा। ये न्यूज़ पहले आ चुकी थी सर। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत के साथ मुझे BEL लग रहा है। और ये सरकार के साथ साथ, डिफेंस के साथ साथ, और स्मार्ट सिटी के साथ साथ, टू व्हीलर के साथ साथ, सेल के साथ साथ, टैंक के साथ साथ, बारूद के साथ साथ, मिसाइल के साथ साथ, कितनी ज़्यादा चीज़ों में स्वदेशी करने की तैयारी जो कौन कर रहा है,
BEL कर रहा है, तो पॉजिटिव संकेत के साथ हमें BL को आंकना चाहिए। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। अब बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेज की। सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेज अपना FPO ला रहा है। अब अडानी इंटरप्राइजेज अपना FPO 20,000 करोड़ रुपए का ला रहा है, जो 27 जनवरी से शुरू होगा और 31 जनवरी को ख़त्म होगा। ये जो FPO ला रहा है, जिसके तहत ये 20,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। अब मकसद ये है कि अडानी इंटरप्राइजेज इस पैसे को कहाँ लगाएगा। FPO लाना एक अच्छी बात हो या बेकार बात हो, इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा उस पे करेंगे कि जो पैसा हमारे घर पे आया है, कि हमारे वो घर वाले उस पैसे को लगाएंगे क्या काम करेंगे कि उससे आगे जाकर हमें और अच्छा हो जाए। तो सबसे बड़ा मकसद आपको अडानी इंटरप्राइजेज में ये आंक लेना चाहिए कि करीब 11,000 करोड़ रुपए जो ये FPO के माध्यम से जुटाएंगे, यानी 20,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ इसे ग्रीन हाइड्रोजन के कारोबार में लगाएंगे, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के कामकाज के लिए ये 11,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं सर। 4100 करोड़ रुपए ये जो FPO के माध्यम से आएंगे, यानी 20,000 करोड़ में से आएंगे, 11,000 तो वहाँ लग जाएंगे। 4100 करोड़ रुपए जो इनकी सौर परियोजना चल रही है, ध्यान रखना, जो इनकी सौर परियोजना चल रही है, एयरपोर्ट की परियोजना, उसमें जो खर्चे हुए हैं, डेप्ट हुए हैं, उनको उतारने के लिए ये 4100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यानी कि दोनों चीज़ इतनी बेस्ट है कि एयरपोर्ट, सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन, ये जो FPO ला रहे हैं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। आगे जाकर अडानी इंटरप्राइज, वैसे ही आपको पता है कि ये ग्रीन एनर्जी में बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ ये ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ऊर्जा पर ये $70 अरब 2030 तक के खर्च करने की मंशा बनाकर, निवेश करने की मंशा बनाकर अडानी इंटरप्राइजेज बैठा है। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा कि अडानी इंटरप्राइज का जो FPO है, इसे दुनिया में और ज़्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि ये ऐसी परियोजना के लिए वर्क कर रहा है जो ग्रीन एनर्जी के लिए वर्क करती है, अक्षय ऊर्जा के लिए वर्क करती है। तो ये जो ला रहे हैं, जिसमें से FPO जो इसका खुलेगा, वो खुलेगा 27 जनवरी से 31 जनवरी तक। यानी कि जो भी इसके अंदर आवेदक आवेदन करेंगे, वो आवेदन के साथ साथ 50% पैसा पहले जमा करेंगे और उसके बाद 2 समान किस्तों में पैसा जमा किया जाएगा। ऐसी सहूलियत भी अडानी इंटरप्राइजेज देगा। तो अडानी इंटरप्राइजेज की जो मंशा है ग्रीन हाइड्रोजन, एयरपोर्ट के काम के लिए, सोलर के काम के लिए, वो सामने निकल कर आ रही है। तो इससे हमें मजबूती की तरफ अडानी इंटरप्राइजेज दिख रहा है। अब बात करेंगे सर यस बैंक की, और यस बैंक की बात इसलिए भी करेंगे, जिस तरीके से यस बैंक धीरे धीरे तिल थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा है और 20 रुपये 15 पैसे में आ गया है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि इसके अंदर जो भी पॉजिटिव न्यूज होगी, इसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ इसे अपर सर्किट तक पहुंचाएगी। एक बार जो ये 20, 30, 40 पैसे गिर रहा है, अगर आप इसका अपर सर्किट देखो ना सर, तो उसका अपर सर्किट है 24 रुपये 15 पैसे में, और शेयर कितना चल रहा है 20 रुपये 15 पैसे में। जहां भी एक ऐसा टिगर पॉजिटिव न्यूज वाला, जिस तरीके से इसने पहले भी अपर सर्किट लगाया था, तो ये तो एक दिन में इसको 24 रुपये करीब कर ले जाएगा शेयर को सर। हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं 50 पैसे गिर गया जी शेयर, आज 1 रुपये गिर गया, लेकिन हम अपर सर्किट की तरफ ध्यान नहीं देते। इसका अपर सर्किट कितना 4 रुपये ऊपर है, तो ये 4 रुपये तो एक ही दिन में कवर कर लेगा ना, कि अगर इसमें पॉजिटिव न्यूज आई है। और वैसे भी जिस तरीके से इसके Q3 का रिजल्ट आने वाला है 21 जनवरी को, उसकी भी कुछ मंशा अच्छी है, तो वहाँ पर भी तेजी के संकेत है। लेकिन वहीं पर एक जो मैंने आपको बताया था कि मार्च 2023 में जो लॉकिंग पीरियड हटेगा, तो वहाँ पर भी गिरावट के संकेत है। उससे पहले एक तेजी दिखाएगा, और इसका अपर सर्किट देखो सर 24 रुपये करीब है, यानी 4 रुपये ऊपर है, इस प्राइस से चल रहा है। एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है, जिसकी वजह से आपको आज जो है यस बैंक गिरता हुआ दिखाई दिया है। आपको पता है कि विदेशी निप्पॉन म्यूचुअल फंड जो है, इंडिया में भी निप्पॉन इंडिया के नाम से काम करता है, यानी कि निप्पॉन म्यूचुअल फंड के नाम से काम करता है सर। तो सेबी ने सर 2016 से 2019 से कुछ लेन देन, निवेश में कुछ अपने कड़े कदम दिखाए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। जो निप्पॉन इंडिया और यस बैंक की निवेश के तहत जो 2016-2019 में कुछ लेन देन हुए होंगे, उसकी जांच कर रहे हैं। अब निप्पॉन इंडिया जो है, अभी निप्पॉन इंडिया के नाम से जाना जाता है, इससे पहले ये जाना जाता था रिलायंस
म्यूचुअल फंड के नाम से। इसके स्वामी थे अनिल धीरूभाई अंबानी, इसके जो स्वामी थे। और आपको पता है सर 2020 में जिस तरीके से केंद्रीय बैंक ने अपने अंडर में यस बैंक को लिया था, तो ये आपको सारी चीज़ें पता है जिस तरह से यस बैंक को बचाया था। तो वहाँ पर आपको उससे पहले यानी कि 2016-2019 में कुछ लेन देन निप्पॉन इंडिया और यस बैंक के बीच हुए थे, लेकिन उस टाइम पर जो इसका स्वामी था ना निप्पॉन इंडिया का, कौन था? वो था सर अनिल धीरूभाई अंबानी। तो कहीं ना कहीं उसकी एक जांच हो रही है कि वो निवेश जिस तरीके से हुए हैं वहाँ पर उसकी जांच सेबी कर रहा है। तो वहाँ पर कुछ जांच के दायरे में अब आपको यस बैंक और निप्पॉन इंडिया की कुछ लेन देन की कहानी नज़र आ रही है। लेकिन निप्पॉन इंडिया अब जाकर निप्पॉन इंडिया कहलाई है, उससे पहले ये रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती थी। तो ये मामला कितने दिनों तक चलेगा ये भी आपको देखना है सर। और यहाँ पर ये देखना है कि इससे अनिल अंबानी को प्रॉब्लम है, इससे यस बैंक को प्रॉब्लम होगी, इससे या निप्पॉन म्यूचुअल फंड को प्रॉब्लम होगी, ये अब आगे का एक मसला बनता जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो पता लगा है कि सेबी इसके अंदर जांच कर रहा है। तो अब जांच होगी निप्पॉन इंडिया और यस बैंक के लेन देन जो निवेश उस टाइम हुए थे 2016 और 2019 के बीच। तो हमें एक ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट ये न्यूज़ करके गई है, लेकिन इसके अंदर एक मुख्य चीज़ ये है कि 2016 और 2019 में मालिक कौन था? अनिल धीरूभाई अंबानी, जो रिलायंस पावर के जो मालिक हैं, रिलायंस फ्रा के जो मालिक हैं, वो निप्पॉन इंडिया के पहले मालिक थे, लेकिन वो अब नहीं है। अब ये जांच हो रही है कि उस टाइम अनिल धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस म्यूचुअल फंड, उसमें क्या लेन देन हुए थे, उसमें कौन निवेशक थे, इस बारे में जांच हो रही है। तो आगे अब ये देखा जाएगा कि इसके अंदर क्या निकल कर आती है। तो ये भी एक कारण आपको गिरावट का दिखाया है। तो सर टाटा स्टील की जो मंशा है मुझे बहुत मजबूती की तरफ लग रही है, और लग रही है ये मंशा भी जिस तरीके से आगे अपने हाइपरलूप में ज़्यादा काम करेगा, तो इसके अंदर आपको लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए इस शेयर को बहुत पॉजिटिव समझना है। हाल ही में ये तेजी, हाल ही में गिरावट दिखाने वाले मोल तो सर शेयरों में बनते रहते हैं। IRFC जिस तरीके से आपको डिविडेंड के माध्यम से रखना है और लोगों की जो तेजी वाली वीडियो के माध्यम से आप शेयरों को खरीद के फिर सोचते हो भाई अब तो टॉप करेगा, उससे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। और अडानी इंटरप्राइजेज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क इसलिए करना पड़ेगा कि ये FPO जो ला रहे हैं उसके अंदर इनकी परियोजना जो है बहुत ही बेस्ट है, और BL जिस तरीके से वर्क कर रहा है ये बहुत मजबूती की तरफ चलता ही जाएगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और कोई भी शेयर लेना और बेचना सिर्फ आपको अपनी मर्जी के अनुसार करना है। मैंने तो सिर्फ न्यूज़ आपको बताई है, इसके अंदर सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी लगाकर बताई है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।